नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष कक्षा 11 के लिए हिंदी दिगंत भाग 1 को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता ही है कि मेरे प्लेलिस्ट में जब आप सर्च करेंगे तो कक्षा 11 के लिए हिंदी का सारा पाठ एक बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस बार सत्र 2021 और 2022 के लिए मैं फिर से एक बार शुरू कर रहा हूं। तो आज आपको ये पहला वीडियो है जो सत्र 2021-2022 के लिए है। तो ये हिंदी में आपको जो किताब पढ़नी है उसकी संख्या है केवल 3 पुस्तकें आपको पढ़नी हैं इस क्लास में, जिसमें ये पहली किताब है दिगंत भाग 1। इसके बाद एक और किताब है, उसका नाम है आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरी किताब है व्याकरण के लिए एक किताब है। तो ये 3 किताबें हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दिगंत भाग 1 को अगर आप शुरू से अंत तक ठीक ठीक पढ़ जाएं, जो इसमें प्रश्नोत्तर है उनको आप देख जाएं, व्याकरण की जो बातें हैं उनको आप समझ लें, तो 3 किताब के बदले में केवल 1 किताब पढ़ने से ही आपको एग्ज़ाम में पूरे 100 में 100 अंक आने की तैयारी हो जाएगी। मतलब केवल दिगंत भाग 1 को ही शुरू से अंत तक ठीक से पढ़ जाएं तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके कक्षा 11 के लिए ये दिगंत भाग 1 मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें पहला पाठ है पूस की रात। तो पूस की रात लिखा हुआ है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात को लिखा और वह पूस की रात आज विश्व साहित्य में इसका स्थान है। पूस की रात कहानी इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हुई कि वो आज आप उसको विश्व साहित्य में उसकी गिनती करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रेमचंद के विषय में क्या लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अपने मन से बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमचंद बहुत महान थे, बहुत बड़े कथाकार थे, ये कहने से उनकी बड़ाई में या उनकी छोटाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। किताब की हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ना ही मेरे इस चैनल की खूबी है। तो आप ध्यान से सुने, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आप निश्चित रूप से पूरे पाठ की तैयारी करने में सक्षम होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। निधन इनका 8 अक्टूबर 1936 में। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मूल नाम धनपत राय, आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से। मतलब प्रेमचंद का पहला नाम था धनपत राय, लेकिन आरंभिक लेखन शुरुआती दौर में जब इन्होंने लेखन का कार्य किया तो वो किया था नवाब राय के नाम से। माता पिता इनके आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। शिक्षा इनकी 1910 में इंटर किए, 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त की। आज के ज़माने में तो इंटर बीए का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इंटर बीए करने का महत्व होता था और बहुत कम लोग इस डिग्री को प्राप्त करते थे। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन, वृत्ति मतलब पेशा। इन्होंने जो काम किया अपने जीवन में उसका यहाँ लिस्ट है। तो इन्होंने किया था प्राइवेट ट्यूशन। अध्यापकी, अध्यापक का इन्होंने कार्य किया। जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, इस पद पर भी इन्होंने कार्य किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। संपादन इन्होंने किया था, उनमें मशहूर है मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। ये आपको पत्रिकाएं थीं जिनका संपादन प्रेमचंद ने किया। प्रमुख कृतियां थीं इनके सेवा सदन। प्रेमचंद की महान पुस्तकें, उनमें एक है ये पहला उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प,
निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास हैं ये। आपको प्रेमचंद की किताबों का नाम जरूर याद करना चाहिए। आपको आजीवन इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो हिंदी की परीक्षा जहाँ होगी तो उसमें प्रेमचंद का लिखा एक आध आता ही है। प्रेमचंद की लिखी किताबों का नाम आएगा, पूछा जाएगा कि इसके लेखक का नाम बताइए। लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के नाम से 8 खंड में प्रकाशित हुईं। अनेक निबंध इन्होंने लिखे, लेख लिखे, टिप्पणियाँ की आदि विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में संकलित हैं। अनेक अनुवाद भी इन्होंने किए। तो प्रेमचंद बहुमुखी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन का कार्य इन्होंने अच्छी तरह से किया। प्रसिद्धि के साथ इन्होंने साहित्य की सेवा की। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। प्रेमचंद आज के युग में विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। इनकी गणना पूरे विश्व के साहित्यकारों के साथ होती है, तो ये अब विभूति बन चुके हैं विश्व साहित्य की। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद के साहित्य को समझने के लिए इस पंक्ति पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में, प्रेमचंद को अगर गहरे और स्पेशल रूप में, विशिष्ट रूप में समझा जाए तो वो भारतीय नवजागरण, इंडियन रिनासां, भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में, नवजागरण आया, तो प्रेमचंद के साहित्य में इन दोनों घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष हैं। आज़ादी जब देश को मिलती है तो उसका उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। तो जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो माना जाएगा कि राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ पूर्ण हुईं। लेकिन अभी अपने यहाँ राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष हैं। अभी कुछ काम हमने ज़रूर किए हैं, लेकिन बहुत सारे कार्य अभी करने बाकी हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। नवजागरण के सिद्धांतों को, नवजागरण के ज्ञान को, उसके तथ्य को अभी समग्र रूप में प्रसारित करना भी बाकी है। अभी जन जन तक नवजागरण का सिद्धांत नहीं पहुंचा है। हालांकि स्थिति में परिवर्तन आया है। आज अंधविश्वासों के ऊपर कुठाराघात होता है। अब लोग ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन अभी नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी हैं और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद का पाठ आप पढ़ें तो आपको मानववाद की समझ आती है। तो फिर आज़ादी का मतलब
लोकतंत्र का मतलब हर मनुष्य को सम्मान प्रदान करना अगर है तो प्रेमचंद का साहित्य आपको इसकी पुष्टि करता हुआ नजर आता है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया था। प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन इंटरटेनमेंट के ऊपर से उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। मतलब कला जीवन के लिए होना चाहिए, कला जीवन के लिए होनी चाहिए, कला केवल कला के लिए नहीं। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन हो, ये नहीं हो सकता है साहित्य का उद्देश्य। तो प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाया, मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाया और उसे जीवन के सार्थक मूल्यों से जोड़ा। मतलब मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं, यथार्थपरक जो मूल्य हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करके उन पर लेखनी चलाना, उनके पात्रों के माध्यम से उन समस्याओं को हाईलाइट करना, ये उनके साहित्य की खूबी है। साहित्य मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठा और जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया। तो ये प्रेमचंद का साहित्य है। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, उस समय में जिस समय में प्रेमचंद थे, जीवन समाज की समस्याओं में पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं। मध्यवर्गीय मध्यवर्ग का आदमी वो ऊंचा होना चाहता है, बड़े समाज को में शामिल होना चाहता है और छोटे समाज से ऊपर उठने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो वह छोटे से नफरत करता है, उससे अपने आप को बेहतर समझता है और बड़े समाज में जाने की उसकी हैसियत नहीं होती। तो इस स्थिति में मध्यवर्गीय समाज में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। मनुष्य झूठ बोलने को और असत्य को स्वीकार करने को मजबूर हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का महत्व आज भी है। कभी हमने सुना कुछ लोग, कुछ साहित्यकार ये बात कर रहे थे, कुछ बुद्धिजीवी, कि भाई प्रेमचंद का साहित्य आज के ज़माने में अर्थहीन है, क्योंकि दो बैलों की कथा अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। अब ट्रैक्टर का ज़माना है तो हीरा और मोती की कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं और प्रेमचंद के साहित्य को वे समझते नहीं हैं। निश्चित रूप से प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। प्रेमचंद ने किसानों की समस्याओं पर लेखनी चलाई है। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे किसान की ही कहानी है। कहानी किसान की हो तो आपको समस्या समझ में आती है जो भारत के किसानों के पास है। किसान आज भी किसान है। आज भी किसान का लड़का चपरासी की नौकरी करने को भी तैयार रहता है। उसे अगर मिल जाए तो उसका महत्व होता है समाज में। बहुत बड़े ज़मीन वाले लोग भी आज सरकारी नौकरी के पीछे आंख मूंद कर भाग रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने भले ही बहुत कुछ किया है किसानों के लिए कुछ, लेकिन अब भी करना बहुत बाकी है और सही मायने में किसानों को भारत में वो सम्मान नहीं मिला आज तक जिसके वे
योग्य थे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं कि एक छोटे नहीं, यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे किसान की ही कहानी है। एक ओर वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गला कर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड है जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पात्र है। पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। तो वो क्या है, वह झेलता है कहानी में प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच वो है। दोनों तरह की समस्याएं उसके पास हैं, प्राकृतिक भी, जाड़े का सीजन है, और मानवकृत व्यवस्था भी, गरीबी है उसके नाम पर। उसके जीवन में गरीबी का बहुत बड़ा रोल है। तो हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा नामक कुत्ते के साथ अपनी रात गुजारता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर उसका कुत्ता जबड़ा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है, ठंड का विरोध करता है, प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? क्या इससे उसकी समस्या का निदान संभव था? नीलगायें रात में उनकी फसल चढ़ जाती हैं। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। किसानों की दयनीय हालत हल्कू के रूप में हमें समझ में आती है। तो फिर हम लोग इसके बाद देखें कि ये क्या लिखा है प्रेमचंद के विषय में। प्रेमचंद के विषय में ये कुछ बातें हैं जो प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कही हैं। ये बातें हैं कि उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, देहातीपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गईं। उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बातों वह ऐसा चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आँखों के सामने ही हो रही हो। उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। प्रेमचंद को पढ़ना जरूरी है, इससे आपका ज्ञान परिपूर्ण होगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर पसंद आपको आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर व्यूइंग। आपका दिन मंगलमय हो।